हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार। आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न विद तुषार इस यूट्यूब चैनल पे, जिस प्लेटफॉर्म के आप बात करते हो, जिस पे हम साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ नीट के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो ये है हमारा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न विद तुषार। यहाँ फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है स्टार्ट से हम देखते। अगर डोबेरानर ट्रेड हमने देखा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल देखा, हेनरी मोसले जी का भी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। अब हमारी बारी है कि क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या रहते हैं। जैसे हम भी बहुत कभी कभी ट्रेंडिंग में सभी लोग आ जाते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन से ट्रेंड्स है जिसको ज्यादा फॉलो किया जाता है, बराबर है। तो वही हमको आज देखना है। इस लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, अगर हम बात करें किसकी हमें बात करनी है, देखो पीरियड्स की एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम पीरियड्स की बात करें, हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कितने एटम्स में, कितने शेल में कितने रहेंगे, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। देखो, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन दिस एलिमेंट्स। अबे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आखिर का जो शेल होता है, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं किसी भी एटम का, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स का नंबर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। हाउएवर द नंबर ऑफ शेल इज द सेम, तो नंबर शेल का सेम रहता है। While going from left to right within the period, the atomic number increases by 1. अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर हमको एक से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कहां से जाना है हमें, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एक से नंबर हमको एटॉमिक नंबर बढ़ता दिखाई देता है। एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस बाय 1 एट अ टाइम। अगर हम लेफ्ट में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर एक से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिर वाले शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वो भी हमको बढ़ता दिखाई देता है। ये ध्यान में रखो। ओके, फिर हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट elements with the same number of shells occupied by the electron belong to the same period। तो जो भी सेल है, कितने शेल होंगे, इलेक्ट्रॉन ने कितने शेल ऑक्यूपाई किए हैं, उसी सेम पीरियड में हमको वो एटम या कोई एलिमेंट होगा वह हमको दिखाई देता है। कितने शेल है, अगर 2 शेल है तो 2 ही सेकेंड पीरियड में ही दिखाई देगा। 3 शेल है तो तीसरे पीरियड में हमको एटम दिखाई देता है। ओके, देखो द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड नेमली, अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड न्यूऑन। तो अगर इनकी बात करें तो इनके अंदर सिर्फ कितने शेल होते हैं, तो 2 ही शेल होते हैं। किस नामक के होते हैं, देखो के शेल एंड एल शेल होते हैं। द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड नेमली, अगर थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन। तो इनके शेल में कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने शेल रहेंगे इनके पास, के एल और एम 3 शेल रहेंगे। तो हर एक शेल की कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अगर हमको ये देखना है तो देखो हम क्या बात करते हैं। अगर इसके लिए हमको क्या पढ़ना है कि पहला शेल जो रहेगा, अगर हम के शेल की बात करें, ओके, के एल एम एंड एन है, बराबर है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। किस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, 2n²। अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो देखो 2 इंटू 1², तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1। तो देखो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फिर के शेल में हमको 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते दिखाई देते हैं। अगर हम यहाँ ही लिख देंगे 2n², तो n की वैल्यू 2 डाल देंगे तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हमको दिखाई देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम 3 यहाँ डाल देंगे, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 ये हो जाएगा 18। n की बात करें फिर से वही 2n², 2 इंटू 4 का स्क्वायर, सो 2 इंटू 16 तो 32। तो अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें जिसको के नाम दिया गया है,
उस शेल के अंदर हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। ये किसके आधार पे है, हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। अगर सेकेंड शेल की हम बात करें जिसको L नाम दिया गया है, उसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर M शेल की तरफ आएंगे जिसको हम थर्ड शेल कहेंगे, उसके अंदर हमको 18 इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, वही उतने ही उसके अंदर भरे जाएंगे। और फोर्थ शेल अगर हम N शेल की बात करें तो वह हम 32 इलेक्ट्रॉन्स हमको भरते दिखाई देते हैं। अब देखो हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर हम किसकी बात करें, देखो पोटेशियम की बात करें और एर्गॉन की बात करें। देखो पोटेशियम का कितना है, पोटेशियम का जो भी एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 19 है। तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड में 2 होंगे, थर्ड में 8 होंगे। अब देखो 8 तो फुलफिल हो चुका है, मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेट वो कंप्लीट कर चुका है, बराबर है, तो वह 8 ही रहेंगे। फिर क्यों ऐसा होता है, आप बोलोगे 18 भी होता है तो 8 कैसे आ गए, तो उसके अंदर वो सबसिक्वेंट शेल दिखाई देते हैं जिसको हम सब शेल बोलते हैं। जैसे कि S शेल होगा या P शेल, 3S 3P शेल होता है, तो इसकी वजह से उसकी वैलेंसी हमको 2881 दिखाई देती है। अगर देखो कि K है, इसके लास्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको एक आसानी हो जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, उसको आसान है, दे देगा। जिसको उसको 7 लेना है तो 7 लेने के बजाय वो एक को छोड़ देगा, इसीलिए फिर इसकी जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लास्ट 2881 हो जाएगा, बराबर है। इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो जाएगा, 288। तो देखो हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, किसका एग्जाम्पल दिया है, एर्गॉन का दिया है। हमें पता है पहले में कितने हैं, फिर वो 2 फिर 8। अब देखो कि इसको कोई जरूरत है ही नहीं, किसी को देना भी नहीं है, किसी को लेना भी नहीं है, क्योंकि तीसरे शेल में इसके लिए सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स है, उसका शेल भर चुका है। अब ये कोई लेगा भी नहीं और देगा भी नहीं, जीरो वैलेंसी होगी। तो जिस किसी का हम नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, वैलेंसी पता करेंगे, तो वो कितनी होगी, 0 होगी। ये हमको ध्यान में रखना है। अब बात करें हम, देखो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल व्हाइल गोइंग अलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन्स हमको सेम शेल में फिल होते दिखाई देते हैं, मतलब शेल तो सेम रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमको बढ़ता दिखाई देता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट द पीरियड ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स शेल स्टार्ट फिलिंग अप। अगर हम बात करें कि सेकेंड शेल है, सेकेंड ग्रुप है, तो उसके अंदर 2 ही शेल रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 3 4, जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। The number of electrons in the first 3 period is determined by the electron capacity of the shell and the law of electron octet। तो हम किस प्रकार से निकाल लेंगे वहां कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कैपेसिटी कितनी है, और लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट वहां अप्लाई होता है या नहीं होता है। इसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, उसका नंबर किस पीरियड में होगा ये डिटरमाइन करेंगे। देखो एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड एंड 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड, तो ये हमको पता है। अब हम एक क्या कर सकते हैं कि उसकी जो एलिमेंट्स है, उनकी एलिमेंट्स को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे। फिर द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट ड्यू टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। फिर हम बात कर दे कि क्या होता है, ऐसा होगा तो थर्ड में हमको कितने दिखाई देते हैं। अच्छा चलो कि 3 शेल है, उसके अंदर फिर 288 होगा, तो सेकेंड पीरियड में भी हमको कितने एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। ओके, देखो द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द शेल एंड द नंबर ऑफ वैलेंस शेल। तो केमिकल एक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज हम ये भी बता सकते हैं, अगर हमको पता है कि इस पीरियड को बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो इसके आधार पे हम उसका केमिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। ओके, द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल। तो अगर हमको कुछ जानकारी मिलती है एलिमेंट के बारे में, तो हम बता सकते हैं कि किस पीरियड में है। ओके, एक
मतलब छोटा सा उदाहरण कि कितने सब शेल है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, क्या होता है, इसके आधार पे हम पीरियड का नंबर बता सकते हैं। सो दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज प्रूव्ड यूजफुल स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तो ये फिर बताया गया है कि बहुत यूजफुल है। देखो पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं हमें पता होने चाहिए। When the properties of elements in a period or a group of the modern periodic table are compared, certain regularities observed in the variations. कुछ सर्टन टाइम के बाद उनको वहां हमको कुछ सिमिलरिटीज दिखाई देती है, रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है, समता हमको कुछ साम्य दिखाई देता है, सिमिलरिटी दिखाई देती है। यार वो ऐसा चलता है, इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इतने एलिमेंट्स का एटम है, इसके अंदर इतने वैलेंस शेल है, इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है। तो एक आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम सबकी प्रॉपर्टीज हमको सेम दिखाई देती है, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। इसी को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसे हमें क्या क्या पता चलता है कि हम क्या क्या सीखेंगे। देखो पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर सबसे पहले कि वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखो वैलेंसी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि वैलेंसी क्या होती है, देखो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें, देखो एक एग्जांपल हम ले लेंगे कि अगर सोडियम की बात करें 281, इसके अंदर हमको देखो 3 शेल दिखाई देते हैं, बराबर है। लेकिन अगर वैलेंस शेल की हम बात करें तो वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो लूज करना आसानी हो जाएगी, इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, मतलब डोनेट कर देगा, बराबर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, एक वैलेंसी हो गई, और आखिरी शेल में जो भी होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब देखो कि वैलेंसी कैसे हम बता सकते हैं। देखो कि अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हमें पता है, बराबर है। अगर हम इस तरह से बोलें कि या 7 8 ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो देखो कि अगर पहला एलिमेंट कोई है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो उसकी वैलेंसी एक है, 2 3 4। फिर हम क्या करेंगे कि जितना ग्रुप का नंबर है वहां से हम पीछे आएंगे, मतलब उसको माइनस करेंगे। अब देखो कि 8 है, 8 में से हम 5 माइनस करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 के बाद 0, क्योंकि ये ना किसी को देगा ना किसी से लेगा, इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना है कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। कि 4 तक तो ठीक है, 4 को 4 ही आएगा जैसे कार्बन की वैलेंसी है, लेकिन यहाँ हम ग्रुप में कितने ग्रुप का नंबर है, उसके अगर कोई एटम है तो उसके वैलेंस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे, और जो भी बचेगा, जो भी रहेगा, चाहे वो 3 2 1 0 हो, वो उसकी क्या हो जाएगी, फिर हमको वैलेंसी हम बता सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला पॉइंट है एटॉमिक साइज। एटम की साइज कितनी होती है, कितनी होती है बताओ जरा, एटॉम की साइज आपको बतानी है कि कितनी होती है। ठीक है, देखो एटॉमिक जो रेडियस है या एटॉमिक साइज किसे बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। अगर हम देखो सोडियम की ही हम बात करते हैं, पहला शेल है, दूसरा शेल है, और ये तीसरा शेल है, बराबर है। तो हमें पता है कि पहले शेल के अंदर हम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं, ओके। दूसरे शेल में कितने होंगे, 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आखिर के शेल में कितने होंगे, 1 होगा। अब देखो जो न्यूक्लियस से लास्ट शेल का जो भी डिस्टेंस रहेगा, न्यूक्लियस से
जो भी लास्ट बैलेंस शेल का डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, एटॉमिक साइज। ये हमको ध्यान में रखना है, क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो भी एटम का न्यूक्लियस रहेगा उससे जो भी आउटर मोस्ट शेल रहेगा, मतलब बैलेंस शेल रहेगा, उसकी जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज करेंगे। ये हमको ध्यान में रखना है। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड, मतलब हम क्या कहते हैं, देखो एटॉमिक साइज को ही हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखो। अब देखो साइज और द वॉल्यूम इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी किसी भी चीज की साइज, मतलब ये ज्यादा मैटर की साइज बोलेंगे, प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियस एक्सप्रेस की जाती है कहाँ, पिकोमीटर में। अगर हम 1 पिकोमीटर की बात करें तो ये होता है 10⁻⁻12 मीटर, ये हमको ध्यान में रखना है। और ये जो है नैनोमीटर से क्या होता है, स्मॉलर होता है। पिकोमीटर विच इज स्मॉलर देन नैनोमीटर, ध्यान में रखो। देखो एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड। अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमको एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है। व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस 1/1। अगर हम फिर से कहे से जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे, कहाँ से, पीरियड में जाएंगे, तो हमको वहां एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट अ टाइम। तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज वहां हमको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, ये भी ध्यान में रखो। However, the additional electron gets added to the same outermost shell। लेफ्ट से राइट तो जा रहे हैं, उसी समय हमको उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता हुआ दिखाई देता है। ड्यू टू द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। क्या करेंगे, अगर वहां अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स वहां क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ प्रोटॉन का नंबर तो उतना रहेगा, तो उनके बीच में खिंचातानी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स बाहर से इसको खींचेगा अंदर वाले प्रोटॉन को, अंदर वाले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा। तो साइज अंदर की तरफ हमको आती हुई दिखाई देती है। ओके तो क्या हो जाएगा, देखो ग्रेटर एक्सटेंट देयर बाय द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। अगर शेल का नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ जाएगा, लेकिन शेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है, शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। इसकी वजह से उनके बीच में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर फोर्स हम बोल सकते हैं, चार्ज जो अट्रैक्शन होगा उनके बीच में वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए एटम का साइज भी हमको कम होता हुआ दिखाई देता है। देखो व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजेस। अगर हम टॉप से बॉटम तक जाएंगे, टॉप से बॉटम तक जाएंगे तो वहां हमको क्या दिखता है, शेल का नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, बराबर है। दिस इज बिकॉज व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप न्यू शेल इज एडेड। शेल का नंबर हमको ऐड होता हुआ दिखाई देता है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जो भी अगर देखो कि ये कोई एटम है, फिर सोडियम है, कोई भी है, सोडियम तो है, लेकिन देखो इसके बाहर अगर बढ़ता जाएगा, ऊपर से हम नीचे आएंगे, अगर हमको शेल का नंबर बढ़ता दिखाई देता है, मतलब उनके बीच में की जो दूरी होगी ये भी बढ़ेगी, तो एटॉमिक साइज ऑब्वियसली बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज भी हमको क्या होता है, अब देखो एटॉमिक साइज की हम बात करें तो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक साइज, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है, देखो जो भी रहेगा एटॉमिक साइज हमको क्या होती हुई दिखाई देती है, एटॉमिक साइज पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है। इसके रीजंस क्या है, देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, इलेक्ट्रॉन शेल का नंबर सेम रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट एंड स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन्स, सो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन हो जाएगा तो हमको साइज या उस एटम का साइज कम होता हुआ दिखाई देता है। ये हमको ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर एटॉमिक साइज की हम ग्रुप में बात करें तो क्या हो जाएगा, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होता है, देखो इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम अगर बात करें हम, देखो लिथियम है, लिथियम की है 152, सोडियम है 186, पोटेशियम 227, रुबिडियम 248, तो हमको रेडियस मतलब एटॉमिक साइज हमको बढ़ती दिखाई देती है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्यों, न्यू इलेक्ट्रॉन शेल ऐड हो जाता है जैसे हम नीचे चले जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ये हमको ध्यान में रखना है। कैसे इसको हम ध्यान में रख सकते हैं, अगर हम ग्रुप की बात करें और एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक हमको साइज बतानी है, तो अगर टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ जाती है, क्योंकि वहां वैलेंस शेल बढ़ जाता है, उनके बीच में का जो भी न्यूक्लियस और जो आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस है वो हमको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसी की वजह से इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ये हमको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ओके, चलो देखो, अब मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। पहले हमको ये समझना है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल भाई क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, इसको हम बोलेंगे मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो मेटल क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम बोलेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखो, इट इज सीन द मेटालिक एलिमेंट्स लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम आर टूवर्ड्स दी लेफ्ट, वैसे हम चले जाएंगे। The non-metallic elements such as sulfur, a non-metal है, chlorine are towards the right, ये तो है ही। The metalloid elements silicon lies in the between these two। अगर मेटल की हम बात करें, नॉन मेटल, मेटल तो है राइट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नॉन मेटल है, और अगर बीच में की हम बात करें तो बीच में क्या होता है, बीच में होता है मेटेलॉइड। ओके, अब देखो कि क्या होता है कि अ सिमिलर पैटर्न इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द अदर पीरियड्स, तो सारे पीरियड्स में हमको सिमिलर पैटर्न ही ऑब्जर्व करने को मिलता है। इट इज सीन दैट जिगजैग लाइन तो वह है जो सेपरेट करेगा मेटल्स को भी, फिर नॉन मेटल्स को भी सेपरेट करेगा। तो इट इज सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स दैट कैटाइन इन दी इज फॉर्म फ्रॉम द मेटल वाइल द एनाइन फ्रॉम अ नॉन मेटल। अगर हम देखो कि मेटल से क्या फॉर्म हो जाएगा, मेटल से हमको कैटाइन फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, और नॉन मेटल से हमको क्या फॉर्म होता दिखाई देता है, एनायन। ये हमको ध्यान में रखना है। कैसे होता है, तो नॉन मेटल से हमको एनायन, और उसके ऊपर अगर हम बात करें, कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनायन हमेशा नॉन मेटल का ही रहेगा। ओके, अगर हम बात करें कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी टेंडेंसी है किसी भी एलिमेंट से एटम की, अगर वो क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या करेगा, अगर कोई मेटल है, उसका एलिमेंट है, उसका एटम क्या करेगा, उसकी एक टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। क्या करेगा, लूज करेगा, और क्या बनाएगा, कैटाइन फॉर्म करेगा। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। किस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलेंगे, अगर कोई मेटल है उसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बराबर है। उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, क्योंकि वो कैटाइन फॉर्म करता है। वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, तो अगर कोई नॉन मेटल है तो भाई ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, जो उनकी टेंडेंसी होगी एनाइन फॉर्म करेंगे, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमको ध्यान में रखना है। देखो, ऑन द अदर हैंड एटम्स ऑफ नॉन मेटल हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयनाइन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू दी वैलेंस शेल। ये हमको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। All the electrons in an atom held by the attractive force exerted on them by the positively charged nucleus।
अगर हम बात करें कि अट्रैक्टिव फोर्स वो दोनों के बीच में है, जब इलेक्ट्रॉन वहाँ होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज हमको बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो कैटायन फॉर्म करेगा, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा देखो, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर वहां बढ़ जाता है, इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल लाई बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। ये तो हमको पता है कि कहाँ होते हैं, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो भी शेल रहेंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज exerting attractive force on the valence electron is somewhat less than the actual nuclear charge। तो अगर देखो कि उनके अंदर अगर कुछ बदलाव होगा, मेटल अपनी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, बराबर है, तो जो भी इनर वाले शेल हो गए या कुछ होगा तो हमको वहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में भी एक्सचेंज होते हुए दिखाई देता है। देखो, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज स्मॉल, कितना होगा फिर 1 से 3 तक होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर मेटल की हम बात करें। Also the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electron is small। तो जो भी वहाँ चार्ज रहेगा तो वो भी बहुत कम रहेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा और न्यूक्लियर चार्ज रहेगा वो ज़्यादा इफेक्टिव हमको नहीं वहाँ होता दिखाई देता है। As a combined effect of these two factors, metal have a tendency to lose valence electron to form cation and to acquire the electronic configuration like noble gas। उसको भी लगता है कि भाई हमको भी स्टेबल होना है, हमको भी सेटल होना है, इसी की वजह से वो अपनी टेंडेंसी ऐसे बनाते हैं कि मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये होगा मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। अब देखो, द पेरियोडिक ट्रेंड इन द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इज क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम देयर पोजीशन। हम उनकी पोजीशन से भी पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब हमको पता होना चाहिए कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम बता सकते हैं कि इसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू दी सेम ग्रुप में रहेंगे। While going down a group, nail shell gets added, resulting in an increase in the distance between the nucleus and the valence electron। ये तो हमको पता है, अगर हम पीरियड्स में जाएंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, ना कि शेल का। लेकिन ग्रुप में डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमको वहाँ शेल का नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ओके, दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and thereby lowering the attractive force on the valence electron। तो वहाँ भी फोर्स फिर कम होता हुआ हमको दिखाई देता है। इसी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है। कहाँ, क्योंकि वहाँ जो भी शेल का मतलब फोर्स रहेगा, न्यूक्लियर फोर्स, वो हमको कम होता हुआ दिखाई देता है। As a result of this, the tendency of the atom to lose electron तो फिर increase हो जाता है। Also the penultimate shell becomes the outermost shell on losing valence electron। और outermost shell रहेगा, उसका काम मेटल में क्या रहेगा कि सिर्फ लूज करना मेटल के वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो क्या करेंगे, लूज करने का काम करेंगे। द पेनल्टीमेट शेल इज कंप्लीट ऑक्टेट, उसको ऑक्टेट बनाना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स करके ही जाना है, 8 से कम नहीं, क्योंकि हमको ऑक्टेट का रूल फॉलो करना है। 8 बनाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो दे देंगे, कम है तो ले लेंगे, क्योंकि हमको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। देयरफॉर रिजल्टिंग कैटायन हैज अ स्पेशल स्टेबिलिटी एंड ड्यू टू दिस द टेंडेंसी ऑफ एटम लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फर्दर। तो वह हमको वो नंबर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एटम इट्स टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर गेन करता है नॉन मेटल तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, तो देखो इन पीरियड में हम चले जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, अगर हम बात करें मेटालिक कैरेक्टर की हम बात करें तो क्यों हो जाता है डिक्रीज, देखो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है, ये भी इसके पीछे एक रीजन है। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। तो जो टेंडेंसी रहेगी वो हमको दिखाई देती है। ओके,
अब नॉन मेटालिक की मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है इसकी वजह से, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है इसकी वजह से, और देयरफॉर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करें ग्रुप में, कहाँ? ग्रुप में, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। देखो लिथियम है तो 2 और लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम 2 8 1, पोटेशियम 2 8 8 1, रुबिडियम 2 8 18 1। तो यह हमको क्या दिखाई देता है? अगर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाएगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि देखो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर शेल ऐड हो जाएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी वहां बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। तो ये क्यों होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि एटॉम की साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, देयरफॉर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ये ध्यान में रखो। अगर हम यहां से लास्ट तक जाएंगे कॉर्नर में, मेटेलिक कैरेक्टर इज मैक्सिमम एट बॉटम, तो अगर हम बॉटम में बात करें तो ये मैक्सिमम है, और टॉप राइट कॉर्नर में जाएंगे तो वो हमको वहां कम होता हुआ दिखाई देता है। देखो कुछ ट्रेंड्स हैं जो फॉलो करते हैं यहाँ, कौन से वाले हैं? देखो, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, आउटरमोस्ट शेल रिमेन सेम। अभी हमने वही देखा, क्या देखा? कि अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें शेल की, तो वहां पता है हमको पीरियड में शेल सेम रहेंगे, ग्रुप में हमको शेल का नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसके ऊपर वो क्या करेंगे? फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमने बात की है, क्या हो जाएंगे? जो भी एटम है वो क्या करेगा? एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, इनको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, विद इन द पीरियड द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बिकम एनायन। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको क्या बोलेंगे? कि एनायन बोलेंगे, मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। कब? वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? खुद को एनायन बनाएंगे। हमको हमेशा ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है? देखो डियर फ्रेंड्स, while going downwards in any group, electropositivity of element goes on increasing। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमने देखा कि मेटल अपने एलिमेंट्स मतलब जो एटम होगा वो क्या करेगा? लूज करेगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजेस। ये हमको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरी हम बात करें, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, हायर द रिएक्टिविटी। जितनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी ही एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी हाई होगी। अब ग्रेडेशन चेंज क्या होता है? ग्रेडेशन अगर हम बात करें ग्रुप 17, ग्रुप 17 को ही हम कौन सी फैमिली बोलते हैं? हैलोजन फैमिली बोलते हैं, बराबर है। ऑल ऑफ देम हैव जनरल फॉर्मूला X2, मतलब देखो Cl2 है, I2 है, F2 है, Br2 है, तो जो भी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा हम उसको बोलेंगे X2, मतलब 2 लगेगा वहां। सो ग्रेडेशन यहाँ एक ऑब्जर्व होता है। देखो F2 है फ्लोरीन का, क्लोरीन का Cl2, ये सारे गैसेस। ब्रोमीन Br2 इज अ लिक्विड व्हाइल आयोडीन इज अ सॉलिड। देखो अगर हम हैलोजन की बात करें तो सारे हमको गैसेस दिखाई देते हैं, लेकिन हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो ब्रोमीन वहाँ लिक्विड फॉर्म में होता है और आयोडीन हमें सॉलिड फॉर्म में होता हुआ दिखाई देता है। देखो ग्रेडेशन हैलोजन फैमिली में क्या है? ग्रुप 17 को ही हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं।
कौन कौन से हैलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बहुत है, लेकिन हमको कॉमन यही पढ़ना होता है। शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर ग्रुप की हम बात करें, देखो हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इनका एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो 9 है, फ्लोरीन का सिंबल F है, क्लोरीन कितना है 17 Cl, 35 है ब्रोमीन, ब्रोमीन का Br हम बोलते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, क्या करें, टॉप टू बॉटम, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज देखो इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि हमको शेल का नंबर यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर टॉप टू बॉटम हम बात करें तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ शेल भी हमको इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं। तो अब देखो कि हमको क्या देखना है, कि प्रॉपर्टी देखनी है। एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी, एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो क्यू, न्यू इलेक्ट्रॉन शेल इज एडेड एज वी गो डाउन, हेंस साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। अगर हम ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर विचार करें किसका, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन सबसे ज्यादा इनका रहेगा, क्योंकि शेल बहुत ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर भी इनका ज़्यादा है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो देखो 2 रहेगा, फिर दूसरे की बात करें 3 रहेगा, 4 रहेंगे और लास्ट 5 रहेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, वहाँ डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ही हम क्या कहते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है लेने की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी टेंडेंसी। क्यों, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो रहेगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा और न्यूक्लियस वो कम होता है। अगर इनकी हम सीरीज देखें तो इसका बहुत कम रहे, ज़्यादा रहेगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन का थोड़ा कम, ब्रोमीन का थोड़ा कम और आयोडीन का कम। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो जनरली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लार्जर साइज एंड मोर शील्डिंग रिड्यूस द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ किसका है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। जो टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ये भी कम हो जाएगी। तो ये यहाँ भी बड़ा हाथ मारा है एफ ने, भाई आयोडीन वहाँ कम ही रहता है। अगर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की बात करें तो डिक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे हमको यहाँ आते हुए दिखाई देते हैं। मतलब इसका आयोडीन का कम, ब्रोमीन का थोड़ा सा ज़्यादा, क्लोरीन का ज़्यादा और फ्लोरीन बहुत ज़्यादा हमको एक्टिव होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से हम हैलोजन फैमिली के अंदर क्या देखते हैं, बहुत सारा हमको ग्रेडेशन देखने को मिलता है। ओके, देखो अगर हम बात करें कि जनरल फार्मूला तो हमने पढ़ा है। वाइल गोइंग डाउन द सेकेंड ग्रुप, एज हमें पता है बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो इनके बीच में का जो भी ग्रेडेशन है तो इनकी प्रॉपर्टी कैसे रहेंगी, अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसी। अगर हम फिर जाएंगे कहाँ, सेकेंड ग्रुप में, रिएक्टिविटी में अल्कलाइन अर्थ के मेटल में, तो वो इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर इज विथ विच रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो वह भी हमको रिएक्शन को इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उनके बीच में ज़्यादा हमको क्या दिखाई देता है, जो फोर्स होता है वो कम होता हुआ दिखाई देते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी ज़्यादा है। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ बेरिलियम रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम रिएक्ट्स किसके साथ होगा, स्टीम के साथ। तो वाटर को बॉईल करो, ऐसा स्टीम तैयार होगा, उसके साथ करेगा। कैल्शियम भाई, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम रिएक्ट्स विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग रेट्स। तो कौन कौन वाटर के साथ, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, ये वाटर के साथ, मतलब रूम टेम्परेचर में वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। हमको पता है कि क्या है, देखो एलिमेंट्स है, एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में हम इसको काउंट करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका कितना है पिकोमीटर में, 66, बोरॉन है 88, कार्बन है 77, नाइट्रोजन 74, बेरिलियम है 11, लिथियम 152, पोटेशियम 231, सोडियम 186, रुबिडियम 244। तो कुछ कुछ हमको एटॉमिक रेडियस भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एमसीक्यू में, तो इसका एटॉमिक रेडियस बताओ या एटॉमिक साइज भी हम बोल सकते हैं, बराबर है। जो एटॉमिक साइज है एक कहाँ मेजर किया जाता है, किसमें, पिकोमीटर में। सो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻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 
12 मीटर, और ये नैनोमीटर से भी क्या होता है, स्मॉल होता है। ये हमको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमने ये चैप्टर पढ़ा है। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा चैप्टर हमारा खत्म हो गया? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इसका एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू टाइप या हम बोल सकते हैं आंसर इन वन सेंटेंस टाइप बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, चाहे हम 10th 11th 12th की बात करें। इसलिए हमको ये अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक्सरसाइज भी करना है। ओके, तो ये आप सभी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ये वीडियो, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यही रुकते हैं। धन्यवाद।